इस जनहित के काम में प्रेस के सहयोग की जहां कहीं भी प्रशासन को आवश्यकता महसूस होगी, मैं प्रेस क्लब की ओर से कहना चाहूंगा कि हमारे सभी साथी ऐसे सभी अच्छे कार्यों में आपके विभिन्न कार्यक्रम प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर के हो, चाहे विभिन्न राजनीतिक गतिविधि हो, प्रशासनिक गतिविधि हो, जिले के इम्पोर्टेंस के मुद्दे हो, नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे हो, उनको लेकर के भी प्रेस ब्रीफिंग प्रेस क्लब में की जाती है और काफ़ी अतिथियों का यहाँ आगमन भी हुआ है पिछले 4 महीने में। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि अपने प्रेस क्लब के साथियों के लिए, प्रेस परिवार के लिए प्रेस क्लब उतना ही एक्टिव है, चाहे वो लाइब्रेरी के निर्माण से हो, जिम के निर्माण से हो, ऑडिटोरियम के निर्माण से हो। और जिस सभा कक्ष में आज बैठे हैं, मैं लगभग 4 जिले में प्रेस क्लब के कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूं और मुझे कहते हुए सबसे प्रसन्नता है कि सबसे वाइब्रेंट प्रेस क्लब है और सबसे अच्छा अधोसंरचना का विकास यहाँ पे हुआ है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। प्रेस प्रशासन और जनता के बीच में एक अभिन्न कड़ी का हिस्सा निभाता है। प्रशासन की, शासन की जो योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन को लेकर के योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना और जनता के बीच में उसको रखना, और जहां पे कहीं पे प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन में लोगों की मांगों को प्रशासन तक पहुंचाना, और कहीं पे प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन में अगर कहीं खामी है तो उस चीज़ को भी जो है प्रशासन तक, प्रशासनिक नेतृत्व तक पहुंचाना, इसमें प्रेस क्लब ने, सभी प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने अभिन्न हिस्सा निभाया है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स पिछले समय के पिछले 4 महीने के अनुभव से मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास जनदर्शन में आमतौर पे लोग आते हैं, लेकिन ऐसी 3 अलग अलग इंसिडेंट हुए जिसमें लोगों ने आके बताया कि साहब हमने अखबार में पढ़ा था, हमने व्हाट्सएप पे देखा था, ऐसा आपके यहाँ पिछली बार कोई आया तो उसका समाधान हुआ है, तो हम यहाँ पे आए हैं। इसमें एक व्यक्ति मुआवजे की शिकायत को लेकर के आया था कि साहब हमने अखबार में पढ़ा था, मुआवजे को लेकर के आपसे पाली गांव के लोग मिले थे, तो हम भी अपना पूरा दल लेकर के आए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो प्रशासनिक अप्रोच है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों को देखने को मिलता है। आपने जो प्रशासन के इनिशिएटिव चल रहे हैं उनको लेकर के भी वाइडर पब्लिसिटी विगत 4 महीने में दी, लोगों तक हमारी बात पहुंचाई, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमने DMF को लेकर के, पारदर्शिता को लेकर के निर्माण पोर्टल बनाया, टोल फ्री नंबर जारी किया। आप सरप्राइज होंगे इस बात को जान के, आपकी पब्लिसिटी हुई, सभी अखबारों ने, वेब पोर्टल्स में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने कवर किया। हमको रफली 70 से 80 कॉल पर डे जो है प्राप्त हो रहे हैं। ये आपका इम्पोर्टेंस है। प्रशासन के सोशल मीडिया हैंडल से चीज़ें जारी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों में जिज्ञासा है चीज़ों को लेकर के, तो ये आपका लोगों के आउटरीच को बताता है। इसके अतिरिक्त जहाँ पे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिला, जहाँ पे कमियां हैं, चाहे बीच में एनवायरनमेंट को लेकर के समस्या होती थी, आप लोगों ने बात रखी थी कि हसदेव का पानी पॉल्यूट हुआ, डैम एस टाइप जो है वो फूट गया, तो उसको लेकर के जब बात आई तो प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई भी ऐसे मसलों में की है। कल या परसों एक रोड की क्वालिटी को लेकर के खबर चली थी, तो उसमें भी पूरा रोड उखाड़ने की कार्रवाई प्रशासन ने की है। दोनों तरह से, चाहे हमारी बात जनता तक पहुंचाने का हो, जनता की मांग हम तक रखने की बात हो, या फिर जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन के प्रोग्राम्स हैं उसमें जो कमियां हैं उनको रखने की बात हो, तीनों पार्ट पे प्रेस के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने हमारे साथ बहुत अच्छा समन्वय करते हुए कार्य किया है, और उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इससे हमको हमारी जो अप्रोच है उसको और फाइन ट्यून करने में और बेहतर करने में मदद मिलती है। जहाँ तक लोगों की, क्योंकि आप सभी यहाँ के निवासी हैं और काफ़ी लोगों को मुझे लगता है यहाँ बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी उपस्थित हैं, 30 से 40 साल का अनुभव जो है इस फील्ड में कार्य करते हुआ है, काफ़ी साथी यहाँ निरंतर काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके संज्ञान में आती हैं, आप भ्रमण में जाते हैं, वहाँ से संज्ञान में आती हैं, या फिर आपके फील्ड ऑपरेटर्स हैं उनके माध्यम से संज्ञान में आती हैं, वो बातें प्रशासन तक पहुँचती हैं, तो हमको भी गैप फिलिंग करने में, अप्रोच में कहीं ना कहीं उससे सहूलियत मिलती है। इस बात का हमने विशेष ध्यान रखा। जब इस वर्ष का हम प्लान बना रहे हैं
तो पिछले 4 महीने का आपका जो कवरेज है, ठीक है, उस पूरे कवरेज को हमने डीपली स्टडी किया है, क्या बातें, क्या मांगे, किस तरह का फीडबैक निकल करके आया है, उस चीज को लेकर के भी हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया है। बहुत अच्छी बात। और सड़क की बात करें, ये बहुत सेंसिटिव बात है, लेकिन उसमें मैं जहाँ तक सोचता हूँ एक बहुत बड़ा मुद्दा छूट गया, बहुत बड़ा इशू छूट गया है। जो रोड एक्सीडेंट से जो मौतें हो रही हैं, वो आपने देखा होगा, रिसर्च किया होगा, 4 महीने में लगभग 100 से ज़्यादा लोग काल कवलित होकर ऊपर चले गए। ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें कहीं कमी नहीं आ रही है। मैं इस बात को रखूंगा, रोड की सुरक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। हर महीने हमने पहले, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च में हम लोग हर महीने इसमें सड़क सुरक्षा बैठक होती है, जिसमें वर्क्स डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं, वो समीक्षा करते हैं। प्रत्येक रोड के एरिया का रोड एक्सीडेंट 2 वजह से होते हैं, ठीक है। एक, जहाँ पे ड्राइवर की लापरवाही है या फिर ड्राइविंग में कोई इश्यू होगा उसकी वजह से, दूसरा इंजीनियरिंग फ्लॉ की वजह से, और दूसरा पहलू हमारे कुछ रोड्स में जो है, कुछ जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको लेकर के एकदम सेकंड जो पहलू है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सेकंड पहलू को लेकर के अब इसमें 3-4 चीजें हैं जिसको करने की आवश्यकता है। एक पर्टिकुलर स्ट्रेच जो है, जिसका कल मैं निरीक्षण भी किया था, कटघोरा से लेकर के चोटिया तक का जो स्ट्रेच है, इसमें बहुत ज्यादा कर्व्स हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व्स हैं कि आप हर लगभग 200 से 300 मीटर पे आपको गाड़ी में घुमाव का आपको देखना पड़ेगा। अक्सर गलती क्या होती है, आप ओवरटेक करते हैं, सामने से जब ओवरटेक कर रहे होते हैं तो आपको सामने से गाड़ी आती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप कमिट कर चुके होंगे तो एकदम से, क्योंकि स्ट्रेच बहुत छोटे छोटे हैं और स्पीड काफी तेज है, इसमें हर 100 मीटर में, ठीक है, खास करके हर एक कर्व के स्टार्ट में, हर एक कर्व के अंत पर, और उसके अतिरिक्त हर 100 मीटर में, क्योंकि ये जो पूरा 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसमें ओवरऑल जो गति है उसको कम करना पड़ेगा। क्योंकि ये दिखता नहीं है वैसा, लेकिन पहाड़ी रोड के बराबर ही डेंजरस है पूरा जो स्ट्रेच है। तो उसमें रंबल स्ट्रिप हर 100 मीटर में लगाने के लिए पहले हमने मेजर कर्व्स को कवर किया था, जो प्रोटेक्टिव बैरियर्स हैं वो इंस्टॉल कराए थे। अब रंबल स्ट्रिप और कैटसाई, पर्टिकुलरली रात्रि में जो ड्राइवर है उसको एग्जैक्टली 2 तरह के एक्सीडेंट होते हैं, एक आपसी कोलिजन में होते हैं, एक वो होता है जिसमें गाड़ी कंट्रोल ना करके रोड के स्ट्रेच के बाहर जाके रोड के बगल में गिर जाती है। तो जो उसके लिए ड्राइवर को कैटसाई के माध्यम से एग्जैक्ट रोड की विजिबिलिटी दिखेगी, रोड किस तरफ टर्न कर रहा है, कितना विड्थ और स्ट्रेच उसके पास अवेलेबल है। ये एनएच को निर्देश दिए हैं और इसका हमने पिछली बार जितना हमने स्ट्रेच कवर किए थे वो 15 डेज में हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसके बाद अगले जो स्ट्रेच हैं इसको भी 15 डेज की टाइमलाइन इनको दी है एनएच को। दूसरे रोड हैं, एक आपका शक्ति रोड पे जब भैंसमा से टर्न करते हैं वो दूसरा हॉट स्पॉट है, क्योंकि वो टी शेप का टर्न है और टी शेप के टर्न में इधर से गाड़ी बहुत फास्ट स्पीड पे जाती है, उसको अचानक से पता नहीं चलता, आदमी जैसे ही आता है तो फिर उसमें एक्सीडेंट का सवाल बनता है। उसका भी इस वर्ष के प्लान में हमने जो स्पेस है जहाँ से टी शेप में आकर के मिलता है उसको चौड़ीकरण और वाई शेप में उसका मिलाने का काम वो इस वर्ष के कार्य योजना में दिया है। एक ब्लैक स्पॉट का मैं और एसपी साहब खुद समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है, ह्यूमन लॉस से बड़ा लॉस कुछ भी नहीं, ठीक है, बहुत ही गंभीर विषय है और एक ब्लैक स्पॉट की हम समीक्षा कर रहे हैं। यथासंभव जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं मेजर, क्योंकि कुछ स्ट्रेच ऐसे हैं जिसमें मेजर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, जिसके लिए एनएच ने टेंडर किया है, क्योंकि वो 2 लेन से 4 लेन भी ये रोड प्रस्तावित है, उसमें भी इसका काम होगा। लेकिन मीनवाइल जो मेजर्स हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसको ठीक करेंगे, क्योंकि जो डेथ्स का आंकड़ा है हमने देखा 2024-25 से 25-26 में आंकड़े में गिरावट आई थी। 25-26 से जो 26-27 का आंकड़ा है वो एट पार और 5% प्लस पे है, तो उसको गिरावट के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सर सर मेरा एक प्रश्न था आपसे, एक तो क्या चुनौतियाँ हैं आपके समक्ष इस जिले में देखते हैं आप, दूसरा है कि एट प्रेजेंट एल्युमिनियम तार का क्या स्टेटस है? चुनौतियों के तौर पे अगर बात करेंगे तो वर्क्स के इम्प्लीमेंटेशन में जो टाइमलाइन है आज की तारीख में वो हमारा थोड़ा लंबा है। मुझे ऐसा लगता है कि लगातार बात होती है कि टेंडर के बाद हम लगभग ऑन एंड एवरेज अगर मेजर वर्क्स की बात करूं तो 8 से 10 महीने का समय हमको लग जाता है वर्क को स्टार्ट करने में। तो इस पूरे टाइमलाइन को कंप्रेस करने की आवश्यकता है और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और
दूसरा क्योंकि जिला बहुत विशाल है और जिले का जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, एक तरफ आपके पास इंडस्ट्रियल डेवलप्ड एरियाज हैं, दूसरी तरफ आपके पास जनवन के पीवीटीजी एरियाज हैं, तीसरी तरफ वन आच्छादित जगह भी हैं और चौथी तरफ एग्रीकल्चर का आपका वन साइज फिट ऑल अप्रोच इसमें चल नहीं सकता। आपको एरिया स्पेसिफिक सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं चुनौती के तौर पे निकल के आता है। पेयजल का जो समाधान नगर निगम कोरबा में चल सकता है, पाइप वाटर सप्लाई पूरे गांव को एक साथ कवर करने का एक ही सिंगल सोर्स से, वो आपका पीवीटीजी एरिया में नहीं चल सकता। वहाँ आपको बसाहट के हिसाब से 16 ट्यूबवेल पंप जो 4 घर की मांग पूरी कर सके, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से हमको हर एक एरिया के लिए अलग पॉलिसी निर्णय इसके अंतर्गत करना पड़ता है। और दूसरा क्या, एल्यूमिनियम पार्क के लिए सीएसईबी ने जो जमीन है उसका एनओसी प्रदान कर दिया है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की टीम, क्योंकि एल्यूमिनियम पार्क का पार्ट में क्रियान्वयन होना है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की टीम साइट विजिट के लिए मेरे ख्याल से आज या कल में आने वाला है और साइट विजिट करके फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क स्टार्ट होगा। देखिए, रिजल्ट की हम समीक्षा कर रहे हैं प्रत्येक हाई स्कूल, प्रत्येक हायर सेकेंडरी स्कूल में सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो रिजल्ट है, हर एक सब्जेक्ट का कैसा रिजल्ट रहा उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें जो गैप्स हैं, क्योंकि अगेन कोई भी विभाग, इसलिए विभाग हो या फिर कॉर्पोरेट हो, कोई भी टीम 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन हमको कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देना होगा। हम इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। जो इसमें गैप्स हैं, गैप्स आइडेंटिफाई करके और जहाँ पे मेजर लैब्स हैं उसमें हम कार्रवाई भी करेंगे। इसमें कोई दो राय की बात नहीं, ठीक है। जहाँ पे कमी है वो कमी को दूर करना पड़ेगा, लेकिन साथ के साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमें जहाँ ऐसी आवश्यकता फील होगी, जहाँ टीचर्स को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, डेफिनेटली। सर, मेरा सवाल है, आप जो है शिक्षा पर काफ़ी फोकस है आपका, और मैं 2 ही जगह की आत्मानंद स्कूल की बात करूंगा। सन 2022-23 में 45 लाख रुपया की शौचालय स्वीकृत हुआ है। अगर वो बन जाएंगे तो हम लोग को भी एक बार दिखा देते सर कि 45 लाख रुपया का शौचालय, सिंगल शौचालय है रंजना। और दूसरा है कि शहर में जगह जगह जो वेंडर का काम लिए हैं, स्टाम्प 10 रुपए की स्टाम्प 20 रुपए में बिक रहा है ब्लैक में, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो सीजेस के काम है वो 50 लाख का जो काम है शौचालय का काम नहीं है, उसमें एडिशनल क्लासरूम्स प्लस टॉयलेट ब्लॉक्स, ये दोनों वर्क्स हैं। इसमें जो वर्क सेंक्शन हुए थे 50 नंबर ऑफ वर्क्स थे, 50 नंबर ऑफ वर्क्स में रफली 60% जो वर्क्स हैं वो कंप्लीट हुए। शेष वर्क्स में कुछ वर्क्स वसूली के केस हैं, तो उसमें एसडीएम्स को निर्देश दिए गए हैं, वसूली होगी। जो फंड का जहाँ जहाँ दुरुपयोग हुआ है वसूली होगी, और बिल्कुल धारा 92 पंचायती राज अधिनियम में जेल प्रेषित करने का प्रावधान है, तो हम कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने काम लिया है अधोसंरचना का, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे आपका पंचायत के माध्यम से, काम पूरा करना होगा। नहीं, उसके लिए पीनल प्रोविजन आप पूर्व में भी देखें। हम इसमें किसी का जो काम नहीं करता इसमें कोई समर्थन नहीं करते हैं। जो काम करना होगा, काम लिया है, काम पूरा करना होगा, नहीं तो ब्लैकलिस्ट होंगे, वसूली होगी। बहुत सिंपल। हाँ जी सर, दूसरा स्टाम्प वाला, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ स्टाम्प पे। सर, कोरबा में सोनालिया रोड पर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज बनना है, इसकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल हो चुका है, काम शुरू नहीं हुआ अभी तक। इसमें बताऊंगा, क्योंकि अंडरब्रिज जो है उसके ऊपर से रेलवे की लाइन जो है वो निकलती है। इसमें रेल जो हम डिज़ाइन बनाते हैं उसका रेलवे से हमको अप्रूवल लेना होता है। रेलवे को हमने पिछले महीने अप्रूवल के लिए प्रेषित किया था, उन्होंने डिज़ाइन में कुछ परिवर्तन करके हमको भेजे थे। लास्ट वीक सबमिशन हुआ है डीआरएम से और डिप्टी चीफ इंजीनियर है, मेरी खुद की बात हुई। तो इस सप्ताह हमारा काम इसमें अप्रूवल रेलवे का अपेक्षित है, और हम प्लान कर रहे हैं कि 7 डेज के अंतर्गत इस काम को हम चालू करा सकते हैं। हमारी भी उतनी प्राथमिकता है, जो शहर का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चोक पॉइंट है और उसको दूर करना आवश्यक है। स्टाम्प वेंडर्स के आपके माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। इसमें पूरी शहर में चल रहा है सर ये काम जो है। मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। ठीक सर। सवाल है, एक जो पीएम जनमन स्कूल है कोरबाओं के लिए,
किया है क्या? और दूसरा सवाल ये है सर, पूरा शहर और पूरा गांव राखड़ से परेशान है, कहीं भी ये डंप कर रहा है, तो इसमें कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। इसमें जो पीएम जनमन के लिए जमीन चिन्हांकित हो गई है, मेडिकल कॉलेज के पास में जमीन अवेलेबल थी, उसको चिन्हांकित किए हैं। राखड़ के केस में मैं पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, हमने पेनल्टी भी लगाई है, ठीक है। इसमें जहाँ पर भी जो शासन के जो परमिटेड क्षेत्र हैं, जहाँ पे कि राखड़ डंप परमिशन दिया जाता है डंप करने का, उनको छोड़ करके ट्रांसपोर्टेशन में, मैं अगर आपको पिछले 4 महीने की अगर बात करूँ तो हमने 17 गाड़ी इसमें जब्त की। और उसके अलावा अगर मॉनेटरी फाइन की बात करूं, 12 करोड़ रुपए का फाइन जो है WRD ने लगाया है। एक केस में जो है 60,000 रुपीज पर डे का मैक्सिमम लिमिट होता है, वो फाइन अभी तक चल रहा है। तो ऑलरेडी जो है एवरी डे कैलकुलेशन के हिसाब से 2 सोर्स हैं राखड़ के। एक जो एस्टाइक से राखड़ उड़ता है, जो आसपास के गाँव में जाता है। सभी कंपनियों के साथ इसके साथ बैठक करी गई थी, सभी कंपनियों को, क्योंकि जैसे जैसे आपका समर आता है, समर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो राखड़ डैम में जो राखड़ है वो उसमें पानी का मॉइस्चर कंटेंट घट जाता है, तो एयर के कांटेक्ट में आके उड़ने लगता है। ये समर के साथ प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। 2 इसमें चीज़ें हमने सभी राखड़ जो NTPC हो या फिर फॉर दैट मैटर CSEB हो, हमने ये निर्देश दिए थे कि एक तो वाटर स्प्रिंकलर की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए, और उसके साथ साथ दूसरा ट्री की जो लाइन है, क्योंकि एस टाइप के अराउंड एक हाइट डिफरेंशिएटेड ट्री लाइन निर्मित होना चाहिए, ताकि अगर उड़े भी तो ट्री लाइन से उसका रोक किया जा सके। जो ट्री लाइन का सॉल्यूशन है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, इसको हम अभी बारिश के सीजन में इसको हम टेकअप करेंगे। मीनवाइल जब तक समर सीजन चल रहा है, वाटर स्प्रिंकलर्स के लिए हम उनके डिप्लॉयमेंट में लगातार कर रहे हैं। जहाँ पे दिक्कत है हम बिल्कुल फाइन करेंगे। और जो ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ी है, इलीगल डंपिंग की गाड़ी है, प्रत्येक केस में केस बाय केस आपने जितना कवरेज किया है, मैं तीनों मीडिया के लिए बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और पोर्टल, जितना कवरेज हुआ है हमने हर केस में फाइन किया है। हमने किसी की भी केस में एक जिसने लीगल परमिशन के साथ डंपिंग हुआ है, ऐसा 1 या 2 केस निकला था। बाकी जितना है सब में कार्रवाई करेंगे, स्पष्ट निर्देश है इसमें कोई 2 राय नहीं। सर एक सवाल एक सर, ये बुधवारी जो मार्ग है, बुधवारी से पूरा पार्क इतने ज्यादा टकराव के पूरे रोड में आने जाने वाले एक से 2 दिन में एक्सीडेंट होते ही निगम कार्रवाई। एक बार तो बुधवारी से हटाए हैं, सबको व्यवस्थापित किए हैं, उनको जगह दे रहे हैं। आप इस रोड की बात कर रहे हैं, सवाल करते हैं सर, आप कोई भी विभाग में विभिन्न सोर्सेज से नया भवन स्वीकृत करते हैं, लेकिन सर पुराने भवन जो जर्जर हो चुके, खंडर हो चुके, अनुपयोगी हो रखे हैं, उसको सर डिसमेंटल नहीं करते, वो लोग अपना उपयोग क्या या तो रेसिडेंस में करते हैं या गोडाउन में करने लगेंगे, नए भवन को औचित्य क्या हुआ सर? इसमें देखो 2 चीज़ है। पहला तो हमारा इस साल जब हम स्वीकृति करने जा रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, 20 साल से ऊपर जिन भवनों को हो गया है उन्हीं में नया भवन स्वीकृत करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भवन का क्वालिटी खराब हो गया फिर नया भवन बना के दे दो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये एंडलेस प्रोसेस है, अगर उसके बाद अगर ऐसा होता है तो पहला तो ये क्राइटेरिया। मैंने जब आपके छात्रावासों की बात की तो उसमें भी जो छात्रावास सेंक्शन कर रहे हैं वो 2000 के पहले के बने हुए हैं। जितने पुराने जर्जर बिल्डिंग्स हैं, खास करके शैक्षणिक परिसर में ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है, एक के बाद एक ब्लॉक बनता जाता है, अतिरिक्त कक्ष बना जर्जर हो गया, ऐसा है। तो जहाँ डिसमेंटल की आवश्यकता और डिसमेंटल के लिए हम निर्देश करेंगे। मैं अपने निरीक्षण में भी अभी शहर का पास का जब आपका कोतवाली चौक से आगे जाते हैं, रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके, तो सबसे पुराना स्कूल है, उसमें 2 नई बिल्डिंग बन रही हैं। उसमें अगर बिल्डिंग काउंट करेंगे तो लगभग 13 से 14 बिल्डिंगें हैं। एक BRC कार्यालय में, एक कभी अतिरिक्त कक्ष में, एक इसमें उसमें करके बना है। तो डिसमेंटल के निर्देश हम कर रहे हैं, क्योंकि शैक्षणिक परिसर में जो बिल्डिंग अनुपयोगी है, एकदम खस्ता हालत में, उनको बिल्कुल डिसमेंटल होना चाहिए। जहाँ पुनर्उपयोग की बात है, बिल्कुल जो पॉलिसी है हमारी उसके अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बिल्कुल रिवैम्प किया जाना चाहिए। सर, नगर की सुरक्षा के लिए CCTV की बहुत बड़ी भूमिका है। सिटी में एंट्री के समय या चौक चौराहों में उसके लिए कोई कार्य योजना है क्या सर, जिससे अपराधों पे नियंत्रण हो सके? जो है वो भी बन रहा है सर। 2 चीज़ मैं आ रहा हूँ उस पर। देखिए, CCTV एक तो ICCC के माध्यम से राज्य स्तर से टेंडर इसमें हुआ है, वर्क ऑर्डर हुआ है। टेक्नोसिस इसके अंतर्गत काम कर रही है, जिसमें कि पूरे शहर के कोरबा से कटघोरा का स्ट्रेच, अर्बन बॉडीज, ये सभी जो है उसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। और इसमें
सभी तरह के कैमरा हैं। ANPR कैमरा भी हैं जो नंबर प्लेट डिटेक्शन करते हैं, स्पीड चालान के कैमरा भी हैं और सर्वेलेंस कैमरा भी हैं। ये तो शहर का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो गया। जो एग्जिस्टिंग CCTV कैमराज हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का इसके अनुरूप में जो है ये उसके गाइडलाइन में सम्मिलित नहीं होता है। हमने इसमें PPP मॉडल ट्राई किया नगर निगम के साथ में। PPP मॉडल में हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट राइट्स, जिस पोल पे आपका कैमरा लगा है उस पोल के एडवर्टीजमेंट राइट्स इन ल्यू ऑफ कैमरा, ठीक है, उसको देने के लिए PPP प्रोजेक्ट नगर निगम ने किया था। हमारे पास उसका कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। रिपेयर का वर्क स्टार्ट हुआ था, 12 से 15 कैमरा उसमें रिपेयर हुए। फिर टेम्परेरी, क्योंकि जो पुराना इंस्टॉलेशन है नवीन इंस्टॉलेशन के बीच में कुछ लाइन का काम करना है तो वो बचा था, तो उसको भी अभी करवा रहे हैं। CCTV कैमरा हम बहाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सुरक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। बट इसके साथ मैं एक अपील करूंगा, क्योंकि हमने भी इस साल जितने नए शैक्षणिक परिसर सैंक्शन कर रहे हैं, जितने पुराने शैक्षणिक परिसर पिछले वर्ष में स्वीकृत हुए बन रहे हैं, उन सभी में हमने भी CCTV कैमरे का प्रावधान किया है ताकि वो नेटवर्क और सुदृढ़ हो सके, पर्टिकुलरली आउटडोर को इंक्लूड करते हुए। मैं आम जन से भी अपील करूँ, आज की तारीख में CCTV कैमरा बहुत कॉस्टली अफेयर नहीं है, ठीक है। अब क्वालिटी डिफर कर सकती है, हमको नाइट विजन कैमरा उसमें नहीं चाहिए, ठीक है। आम CCTV कैमरा आज की तारीख में जो है 10,000 20,000 से लेके लाख 2 लाख आप जिस क्वालिटी पे जाएंगे, तो एक हमको भी इसमें कवरेज को बढ़ाने की आवश्यकता है। शासन अपना काम करेगा, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन हमको भी अपना कवरेज इसमें बढ़ाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऊर्जा नगरी है सर कोरबा। हाँ हाँ बोलो सर, ऊर्जा नगरी है कोरबा, लेकिन सर ऊर्जा हमेशा गायब रहती है। आप देखिए जब देखिए तब बिजली, थोड़ा सा हवा चला तो बिजली बोलता है। अच्छा, एक मजे की बात, अच्छा हुआ आपने बिजली अगर ड्रिप करती है सर, तो उसके बाद में अधिकारियों को फोन करें या कर्मचारी को, तो कोई नहीं उठाता। मजे की बात है, आपने ये प्रश्न किया, अच्छा हुआ। मैं इसमें 2 चीजें बताना चाहूंगा, ठीक है। जो शहर की बिजली अंडरग्राउंड करने की जो योजना है वो इसी पे केंद्रित है। ये थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है, इसलिए मैं इसको फेज मैनर में कर रहा हूँ, ठीक है। ये लेकिन लॉन्ग रन में ये होना चाहिए। ये आपका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है। जब तक ओवरग्राउंड रहेगा, आंधी तूफान आएगा, पेड़ गिरेगा, बारिश में स्पार्किंग होगा, टेंशन बायर्स में आएगा, वो दिक्कत रहेगी। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें बिजली विभाग की जो अभी तक की कार्यप्रणाली थी उसमें यह था कि आप वर्क देते हैं, वर्क देने के बाद उस वर्क के हिसाब से बिजली विभाग टेंडर करता है, ठीक है। चाहे ट्रांसफार्मर का हो, चाहे आपके नए मीटर कनेक्शन का हो, नई लाइन का हो, समय सीमा में इसमें समय लगता है। इसमें हमने ओवरऑल पूरे वर्ष के जो काम है उनका एनालिसिस करके एक लम सम जोनल टेंडर इनके लिए हर एक डिवीजन में डिजाइन किया था। 17 जोनल टेंडर होने थे, ठीक है। वो जोनल टेंडर में क्या है, ऑलरेडी जो पिछले वर्षों का, क्योंकि ऑलमोस्ट डिमांड सिमिलर रहता है, बहुत ज्यादा बदलता नहीं है जब तक कि मेजर चेंजेस ना हो। उससे काम में एक तरफ फास्ट आएगा, एक तरफ तीव्रता आएगी। थोड़ा सा इसमें जो एग्जिस्टिंग सेटअप था उसका रेसिस्टेंस भी था, ठीक है। तो इसमें सभी जिलों में ये हमने ट्राई करवाया है, तो उसमें थोड़ा सा, जैसे प्रभारी सचिव महोदय आए थे बता भी रहे थे इस बात को, उसमें रेसिस्टेंस आया। रेसिस्टेंस आने के बाद टेंडर्स डाले नहीं गए। इस वीक में 3 या 4 दिन बाद जो इनके मेंटेनेंस के सारे टेंडर्स हैं ये फाइनलाइज होने वाले हैं। हमने फाइनली इनको वर्कआउट करके टेंडर्स डलवाए हैं, तो ये इससे इमीडिएटली मेंटेनेंस का जो वर्क है उसमें सुदृढ़ता बनेगी। हम दोनों पे काम कर रहे हैं, आपका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, उसको लेकर के। रही आपकी कॉल की बात, ठीक है, तो मैं लगातार ये बात है कि कहीं ना कहीं लोगों के पास एक सिंगल लाइन होनी चाहिए जिसमें जो ग्रीवांस है सरकार से रिलेटेड, वो ग्रीवांस उनका दर्ज होना चाहिए, इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। हमने जो DMF के लिए टोल फ्री लाइन जारी किया था उसका स्पेस हम ऑलरेडी वाइडन करने पे जा रहे हैं। जितने भी आपके जितने भी शासन से संबंधित जो भी विभाग हैं उनकी जो शिकायतें हैं उनको रखने के लिए हम उसको इनेबल करेंगे। उसके बाद वो लाइन जो है वो फर्दर आपकी, अगर कोई फोन नहीं उठा रहा तो हमें भी पता चल जाएगा, आपका नहीं उठा रहा तो उसका भी नहीं उठा, तो हमें भी पता चलेगा। इसी में सर कोहड़िया में ट्रीटमेंट प्लांट है सर, कोहड़िया में ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसका पानी पूरे शहर में आती है साहब। लाइट गोल होने के कारण में वो पानी भर नहीं पाता और टैंकर में पहुंच नहीं पाता, मतलब जितने भी टैंक बने हुए हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कल या परसों किसी कवरेज किया था, तो मैं चेक कराता हूँ सर। पर्यटन के लिए आप बोले थे सर, यस कमिंग, ठीक है। पर्यटन को लेकर के देखो, हमने तीनों जगह का एनालिसिस किया। आपका
जो सतरंगा डैम है, बुका डैम है, मड़वा रानी है, चैतुरगढ़ है, ठीक है, सभी के लिए बहुत अच्छे स्कोप हैं। मड़वा रानी में एक वेंडिंग जोन, क्योंकि मड़वा रानी में जब आप स्पेस में जाते हैं तो जो व्यू पॉइंट की साइड है, एक तो रेलिंग की कमी है, ठीक है, दूसरा वहाँ पे जो वेंडर्स हैं उन्होंने उसको कवर किया है एक तरफ में, दूसरी तरफ हमारे पास स्पेस जो है सेकंड साइड में खाली है और उस स्पेस को यूटिलाइज किया जा सकता है एक अच्छा सुव्यवस्थित वेंडिंग जोन बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा है वो भी अपना काम ही कर रहे हैं और अभी जो है टेंट्स और उसमें वो दुकानें संचालित होती हैं। एक वेंडिंग जोन मड़वा रानी में हम स्वीकृत कर रहे हैं और दूसरी तरफ रेलिंग का विकास भी कर रहे हैं और जो लाइटिंग का फैसिलिटी है, सोलर लाइट एक वहाँ पे खराब था तो वो रिपेयर के लिए निर्देशित किए थे, रिपेयर मेरे ख्याल से हो गया होगा, मैं जाके उसके बाद नहीं देखा हूँ, फरवरी में मैंने लास्ट विजिट किया था। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण हम मड़वा रानी के लिए कर रहे हैं। सतरंगा को लेकर के, क्योंकि क्रूज, वाटर स्पोर्ट्स, रेस्टोरेंट, ये 3 ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर स्पेशलाइज करता है। गवर्नमेंट लेड प्रोडक्ट जो है उनका अनुभव इसमें हमारा अच्छा नहीं रहा, ठीक है, वो या तो फेल कर जाते हैं मेंटेनेंस के अभाव में या फिर अन्य चुनौतियां, परिस्थितियां उसमें होती हैं। इसके लिए हमने टेंडर डिजाइन किया है, पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट हम लेकर के आ रहे हैं। जो पीपीपी ऑपरेटर्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्री में ऑपरेट करते हैं, उनसे भी बात हुई है। नेशनल वाटर क्रूज मिशन भी इसमें चलता है, जिससे अंतर्गत नर्मदा में, एमपी में टूरिज्म क्रूज चालू कर रहा है, तो उसको लेकर के भी जो है हमने स्टडी किया है, तो हम शीघ्र ही उसका पीपीपी टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। तो जो वाटर स्पोर्ट्स डाई डाउन हो गया है सतरंगा में, ठीक है, अभी हालांकि स्लाइटली ऑफ सीजन भी है, तो बारिश के सीजन तक हम कोशिश करेंगे उसको रिस्टार्ट कर सकें, ठीक है, और ये प्योरली पीपीपी मोड पे होगा, ठीक है। इसमें सभी तरह का छोटा, लो एंड, हाई एंड, सब तरह की फैसिलिटी उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है। जेजेएम में फंड की कमी को लेकर बातें आ रही हैं। जेजेएम के जो काम हैं, जो काम कंप्लीट हुए हैं, उसमें भारत सरकार से और राज्य सरकार से पैसा प्राप्त होगा, उसके बाद काम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक सब्जेक्ट छुटा हुआ था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। देखिए रेलवे का तो इनके बाद लेते हैं आपका, रेलवे तो आपके अंदर है नहीं, लेकिन पैसा बनाकर रेलवे में बहुत ज़्यादा अनियमितता है या फैसिलिटी बहुत जो थी उससे भी कम हो गई है, वो आप भली भांति परिचित है। सेकंड जो आपके अंदर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, कोरोना के बाद से सिटी बसेस बंद है, तो ये इतनी रिक्वायरमेंट है कि इसको जल्दी से जल्दी यदि पूरी हो सके तो। मैं पीएम ई बस सेवा का बताना चाहूँगा, आपको मालूम है उसमें ई बस, इसमें ऑटो वाले जो है ना, बहुत जो गरीब लोग हैं, जो असहाय हैं, उनसे पैसा बहुत ज़्यादा रात को वसूलते हैं और रात को फैसिलिटी मिलती नहीं। मैं ट्रैफिक से उसमें कार्रवाई कराता हूँ, लेकिन इसमें पीएम ई बस सेवा में जो 50 बसेज हैं वो हमको प्राप्त होने वाली है, 1 to 2 months में अवेलेबिलिटी अपेक्षित है। ऑलरेडी जो टर्मिनल बनना है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव भवन्स बनने हैं, चार्जिंग स्टेशंस बनने, वो सब व्यवस्था ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही बसेज चालू होंगे हम चालू करा देंगे। लेकिन इसमें एक और बात है, जो शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में लाइवलीहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से लखपति दीदी और स्वसहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से कुछ पहुंचविहीन क्षेत्र में जहां रेगुलर बसेज नहीं चलते, प्राइवेट ऑपरेटर्स जहां संचालित नहीं करते, वहां पे हम इस बार आजीविका एक्सप्रेस का प्लान कर रहे हैं। मैडम आपका और एक चीज और बता दूं, सर ने भी प्लान किया, बहुत जल्दी प्रेस के साथ एक ब्रीफ भी करने वाले हैं, तो कुछ चीजों को हम उस समय के लिए बचा के रखें। कार्रवाई करेंगे। बहुत शुभ लगता है। ये अंतिम करते हैं सदन की सहमति के साथ। जी रोड सेफ्टी को लेकर आपने कोरबा शहर और पूरे जिले के लिए तो बहुत अच्छी योजनाएं बताई हैं। कोरबा शहर में नो एंट्री के टाइम पे रेत के ट्रैक्टर 24 घंटे चल रहे हैं, डीजल पेट्रोल के टैंकर जिनको टूवर्ड्स जापा जाना है या खर्चिया जाना है, वो मेन रोड से रोज गुजर रहे हैं, क्योंकि नो एंट्री उनको नहीं आना चाहिए। इस पर कब रोक रखना है? मैं बहुत सिंपली बताऊंगा। देखिए, रेत के केस में हमने
रेत पकड़ा, फाइन पड़ाया। एक चीज और बता दें, कोरबा सिटी एरिया में रेत की कोई खदान स्वीकृत नहीं है। एक खदान स्वीकृत है माइनिंग से। इसमें सब मेरा ये कहना है, रेत में बहुत स्पष्ट पॉलिसी निर्णय हमने किया है। जो भी ट्रैक्टर पकड़ में आता है, ठीक है, और इसमें हम राजस्व के अमले से हर महीने में विशेष कैंपेन चलाते हैं। एक दिन हमने 65 गाड़ी पकड़ी थी, एक दिन फिर उसके बाद दोबारा मैंने पिछले महीने चलवाया था 35 गाड़ी पकड़ी थी। और इसमें हम जो हमारा अप्रोच है उसमें बिल्कुल पूरा सरप्राइज एलिमेंट के साथ और अलग अलग अमले को भी इन्वॉल्व करना है। कोई भी गाड़ी जो फर्स्ट टाइम पकड़ में आती है, ठीक है, ट्रैक्टर के केस में 10 दिन, बड़ी गाड़ी के केस में फर्स्ट टाइम में 20 दिन से पहले, दूसरी बार में जो है दूसरी बार के केस में 2 महीने, तीसरी बार में कोर्ट से, ठीक है। बहुत स्पष्ट पॉलिसी है, ये नहीं है कि आज पकड़े कल छोड़ दिए, ये व्यवस्था हमने बंद कर दी, ठीक है। इसमें हम बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे, ठीक है। जो क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऑफ आवर्स भी होते हैं जब ऐसी शिकायतें आती हैं। मैंने बीच में आप सबके माध्यम से स्पेसिफिक कंट्रोल रूम के नंबर्स जारी कराए थे, जिसमें कि माइनिंग के अलावा लोगों को हमने बिठाया था ताकि वो शिकायतें दर्ज हो सके और हम उसमें कार्रवाई कर सकें। मैं इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करता हूं ताकि ये ऐसे जो तत्व हैं इस पर रोक। जोशी जी आज अंतिम सवाल करते हैं प्लीज। से मेन रोड में गाड़ियाँ चलती है ना साहब, नो एंट्री का मैं एसपी साहब के साथ समीक्षा करूंगा। ये साहब मेरा एक प्रश्न नहीं है, पर्सनल आपसे वो है, एक कलेक्टर फैशन एक चल रहा है, मतलब शहर के अंदर में आपके जो बाएं मोड़ के और जो निकलते हैं वो एक बड़ा गजब ढा रहा है। ये एक मतलब प्रश्न नहीं है, ये आपकी एक प्रशंसा है। विगत 4 में मैंने ये प्रयास किया कि लेके सभी भौगोलिक क्षेत्र का फिजिकली मेरे द्वारा इंस्पेक्शन किया जाए और हमने पूरे क्षेत्र का कोरबा जिले का भ्रमण भी पिछले 4 महीनों में प्रयास रहा है कि भ्रमण किया, लोगों से सीधे फीडबैक लिया, जमीनी स्तर की चीजों को देखा और उसके अनुरूप हमने आने वाले समय की कार्य योजना बनाई। इसको लेकर के सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँगा अधोसंरचना के ऊपर, जिनमें क्योंकि हमारा एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है और उसके साथ साथ पीडीसी डिस्ट्रिक्ट भी है। ये दोनों चीजें जो है अपने आप में एकदम अपोजिट पोल की तरह लगती हैं। एक तरफ जहाँ हमको बहुत ही हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, दूसरी तरफ हमको वहीं जो बसाहटें जो गांव पहुंच विहीन रह गए हैं उन गांवों तक सड़कों का विकास करना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसको देखते हुए इस साल के प्लान में, क्योंकि पिछली बार जब PMGSY-4 का कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें शासन से 55 सड़कें हमको स्वीकृति में मिली हैं, जिसमें से 45 सड़कें कोड़ी बरोड़ा ब्लॉक से संबंधित हैं। इसके अंतर्गत एक तरफ जो ग्रामीण अधोसंरचना है, जो ग्रामीण बसाहट है, उसका पहुंच मार्ग विकसित हुआ। दूसरी तरफ विगत दिनों आपने कवरेज किया तो जो इंडस्ट्रियल ट्रैफिक है उसके लिए जो अप्रोच रोड बने हैं, चाहे दही से बरहमपुर रोड हो, जिसका 1 से 2 दिन में भूमि पूजन करके लंबे इंतजार के बाद काम चालू होने वाला है। उसके साथ ही ध्यानचंद चौक से रिश्दी तक चाहे बाईपास मार्ग की व्यवस्था हो, ये कार्य के टेंडर भी फाइनल हो गए, इसका भूमि पूजन भी 2 से 3 दिन में हो रहा है। इसमें एक 3 किलोमीटर का पैच पेंडिंग था, 3 किलोमीटर का पैच बीच में छूटा हुआ था, परसा भाटा चौक से रिश्दा चौक तक, रिश्दी तक, रिश्दा से रिश्दी तक हम बना चुके हैं, रिश्दा तक उसको बनाना था, तो उसका भी बालकों ने 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। तो उससे एक शहर के लिए पूरा रिंग की व्यवस्था होगी, जिसमें शहर में एंटर किए बिना ध्यानचंद चौक से आप सीधा रिश्दी तक पहुंच पाएंगे। इमली छपर रोड लगातार, क्योंकि आप लोगों की मांग भी है और लोगों की मांग के अनुरूप अखबारों की सुर्खियों में भी रहता है, और एक लंबा कार्य था जो लंबे समय से पेंडिंग था, टेंडर के स्टेज में था, पहले स्वीकृति मिली NCL से, फिर टेंडर के स्टेज में था, उसके उपरांत टेंडर फाइनलाइज होकर ये भी 2 से 3 दिन में क्यू वर्क ऑर्डर्स प्रदान किए जा चुके हैं, 2 से 3 दिन में भूमि पूजन होकर इसका कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त शहर में क्योंकि ट्रैफिक का दबाव है, आप लोगों के माध्यम से भी लगातार ये फीडबैक मिलता है कि शहर में ट्रैफिक को लेकर के, ट्रैफिक का कंजेशन को डीकंजेशन किया जाए, उसको लेकर के प्रशासन कदम उठाए। हमने भी उसको प्राथमिकता के आधार पर लिया। गौरव पथ का एक प्रोजेक्ट है जो कि वर्तमान में टेंडर स्टेज में है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में था। उसके अतिरिक्त एक अल्टरनेट रोड सोनालिया ज्वेलर्स से अग्रसेन चौक तक, उसका स्वीकृति इस वर्ष के प्लान में किया जा रहा है।
इसके साथ ही कोसाबाड़ी से रिद्धि तक जो रोड जाती है 2 लेन रोड है, क्योंकि ट्रैफिक का दबाव उस पर भी लगातार बढ़ रहा है और वहाँ पे क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास लैंड भी अवेलेबल है, नवीन भू अर्जन का प्रोजेक्ट वहाँ करने की आवश्यकता नहीं है, शासकीय जमीन दोनों तरफ अवेलेबल, उसको भी 4 लेन करने का प्रस्ताव इस साल की शासकीय निकाय की बैठक में किया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर के मैं बताना चाहूँगा, आपने पिछली बार ये बात रखी थी कि जो हम स्थापना के बाद मिले थे कि कोरबा में डस्ट पॉल्यूशन को लेकर के जो धूल उठती है रोड पे, उसको लेकर के कोल डस्ट का जो इशू है उसको लेकर के निरंतर अखबार में भी इसका कवरेज आता है। पॉल्यूटेड शहर की श्रेणी में भी जो है हमारा शहर गिना जाता है। अगर एयर क्वालिटी के अंश में मैं बात करूँ तो इसको लेकर के पहला कदम हमने ये उठाया है कि जो हमारा रोड स्वीपिंग की व्यवस्था है, जो डस्ट आती है, हम अगर झाड़ू लगाने की बात करते हैं तो डस्ट रोड से साइड में ली जाती है, फिर वापस रोड पर आती है। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो व्यवस्थाएं इसमें की हैं। पहला जो इंडस्ट्रियल ट्रैफिक के रोड है जिसमें कि कोल का ट्रैफिक चलता है, ठीक है, चाहे खदान से लेकर के सरमंगला एमडी छापर रोड के माध्यम से चलता हो जो SCL के द्वारा निर्मित है, बालको के एरिया में बालको के माध्यम से चलता हो, या फिर NTPC के ट्रक्स हैं, फ्लाई एश ट्रक्स जिस एरिया में चलते हैं उनको लेकर के जितने भी रोड हैं जो कि वसाहट क्षेत्र से गुजरते हैं और जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रैफिक चला है, इसमें 3 व्यवस्थाएं हमने लागू करने के लिए प्लान बनाया है। पहला, सभी में मैकेनिकल स्वीपिंग नहीं चाहिए। मैकेनिकल स्वीपिंग वैक्यूम क्लीनर्स के इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं माउंटेड, उनके माध्यम से होगा। दूसरा, इसके साथ ही वाटर स्प्रिंकलर और फॉग गन्स हो रहे हैं जिससे कि डस्ट का जो सेटलमेंट है वो ग्राउंड पे किया जा सके, उसको भी इस वर्ष कार्य योजना में जोड़ा है। उसके लिए भी हमें बजट का आवंटन किया है आप सभी के माध्यम से, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतनी ही प्राथमिकता है। इस वर्ष बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम, ये इस बार हमने इसमें बदलाव किया है। ये प्रशासन लेड कार्यक्रम नहीं हुआ, प्रशासन इसमें पौधे उपलब्ध कराएंगे, रिगार्ड्स उपलब्ध कराएंगे, पर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन सामाजिक संगठनों, प्रेस क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो हमारी संस्थाएं हैं उन सबके साथ मिलकर हम इसमें शहर को एक अभिन्न भागीदार बनाना चाहते हैं। क्योंकि वृक्ष लगाना, पौधा लगाना बहुत आसान काम है, उसको सींचना और उसको अगले 2 से 3 साल में उस स्टेज पे लाना जहाँ पर कि सेल्फ सस्टेनेबल हो सके, इसमें हम सबको, सभी शहरवासियों की और पूरे जिले वासियों की सहभागिता चाहिए। मुख्य तौर पे जो इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, दिक्का है, बाकी मोगरा है, कोरबा है, तर्री है, कटघोरा है, ये सभी इसमें प्राथमिकता के हॉट स्पॉट रहेंगे जहाँ पे पर्सनल सुपरविजन में वृक्षारोपण किया जाना है। क्योंकि बारिश का सीजन बहुत पास है, तो ऑलरेडी हमने इसके लिए जो आवश्यक सामग्रियां हमको लगेंगी उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। और मैं आपसे भी अपील करूंगा, शहर में हमको स्ट्रेच दर स्ट्रेच इसमें जिम्मेदारी लेनी होगी। एक स्ट्रेच की जिम्मेदारी एक संगठन में, मुख्य तौर पे हम यही प्रयास इसमें कर रहे हैं कि जितने कमर्शियल स्पेस हैं, जितने रोड साइड स्पेस हैं, उन पे छायादार पौधे जो है जो भविष्य में बड़े हो सके, इसमें पूरा लाइनिंग का भी हमने ध्यान रखा। इसके साथ ही शहर में क्योंकि एक अभिन्न हिस्सा है बिजली के पोल को लेकर के, तो इस बार यहाँ पे खास करके कॉमर्शियल मार्केट एरिया जहाँ पे रहता है, बिजली के पोल रहते हैं, उनका तारों का एक जंजाल वहाँ पे निर्मित हो जाता है। और उसमें एक तरफ आपका पावर कट के इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि जब आंधी तूफान आता है तो वृक्ष की वजह से हो या फिर तार में टेंशन की वजह से हो, कहीं ना कहीं पावर कट ऑफ होता है और उसकी वजह से जो है ट्रिपिंग की वजह से 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटा, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का आउटेज हुआ है उतना समय लगता है। तो हम पहली बार कोरबा में अंडरग्राउंड जो इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है उसका इस साल प्लान में लेकर के, तो खासकर सबसे पहले हमने इसमें सबसे कंजेस्टेड एरिया जो मेन मार्केट का है उसको इंक्लूड किया है और बिजली के जो पिलर्स हैं, इसकी पूरी व्यवस्था जैसा बड़े शहरों में होता है इसको अंडरग्राउंड करने जा रहे हैं। फेज मैनर में चलेगा। पहले फेज में हमने 3 किलोमीटर का स्ट्रेच लिया है। गोइंग फॉरवर्ड ईयर ऑन ईयर हम इसको हमारे जो वर्क प्लान है उसका अभिन्न हिस्सा बनाना चाहते हैं, ताकि लॉन्ग रन में पूरे शहर की जो बिजली व्यवस्था है वो अंडरग्राउंड करी जा सके और उससे एक तरफ डाउन टाइम कम होगा, दूसरी तरफ जो आप तारों का जंजाल देखते हैं रोड साइड में, क्योंकि ट्रैफिक एक बात है, लेकिन उसके अलावा जहाँ बिजली पोस्ट लगते हैं
वहाँ इलीगल होर्डिंग्स भी फिर निकल करके आते हैं। उसके बगल में ट्रांसफार्मर के अगर जिक्र रहते हैं तो उसके साथ में फिर फायर इंसिडेंट्स भी एक दो केस में मैंने दिसंबर और जनवरी में देखा कि वैसी चीज आई और कहीं ना कहीं खतरा रहता है। आसपास में लोग या फिर गुमटी लगाते हैं तो एक खतरा भी बना रहता है। रोड में कंजेशन का भी, क्योंकि एक स्पेस होता है उसके आसपास आप ट्रैफिक नहीं चला सकते क्योंकि बिजली का पोल है, तो वो स्पेस फिर अदर पर्पज के लिए यूटिलाइज होने लगता है, ऐसा हमारा अनुभव रहता है। तो इसको अंडरग्राउंड करने से एक पावर ट्रिपिंग कम होगा और दूसरी तरफ जो है रोड्स में थोड़ा विड्थ हमको एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल हो पाएगा, जिसको लेकर के काम करेंगे। शहर में विशेष तौर पे जहाँ पे हमको आज की स्थिति में रोड्स को लेकर के, क्योंकि जो रोड एग्जिस्टिंग है उनका रिपेयर भी हमारा इंटरनल प्लान में अभिन्न हिस्सा है। आपके माध्यम से भी इसमें फीडबैक अपेक्षित है और हमने फीडबैक लेने का प्रयास भी किया है। जनप्रतिनिधि से भी फीडबैक आया है, हमने भी शहर में निरीक्षण किए हैं। डांबर के रेट क्योंकि थोड़ा ही है, आज आपने खुद ने भी मेरे ख्याल से एक साथी के माध्यम से इसमें कवरेज हुआ है, लेकिन ये सून ईज आउट हो जाएगा जब तक कि हमारे टेंडर्स फाइनलाइज होंगे। तो इसको भी हमने इस वर्ष के प्लान में मेजर तौर पे लिया है। शहर में शिक्षा, क्योंकि हमारा एक औद्योगिक नगरी है और औद्योगिक नगरी के अनुपात में मैन पावर को उपलब्ध करना उतना ही बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि तभी जो एक डिस्कनेक्ट की बात होती है कि हमारे लोगों को हमारे उद्योगों का फायदा मिले, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। शिक्षा के क्षेत्र में इस साल 3% रिजल्ट का इम्प्रूवमेंट हुआ है और हम 83% तक पहुंचे हैं, लेकिन ये भी संतोषप्रद नहीं है। मेरा ये मानना है कि 10th और 12th का जो पासिंग परसेंटेज है वो 100% होना चाहिए। उसका 12th के बाद पर्टिकुलरली जब कन्वर्जन रेशियो हम हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी को आगे चलते हैं, हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज में जाने की बात करते हैं, तो उसके लिए भी बच्चों का कन्वर्जन रेशियो है वर्तमान में 27 से 30% बच्चे हायर एजुकेशन के लिए आउट कर पाते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए भी हमको कदम उठाने होंगे। शिक्षा में क्योंकि प्राथमिकता है, हमने स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी स्टेज आंगनबाड़ी से मैं शुरू करूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम आंगनबाड़ी देन प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। आंगनबाड़ी को पिछले वर्ष मिशन मोड में लिया था। जिले में 800 आंगनबाड़ी बिल्डिंग स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 400 बिल्डिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं और रिमेनिंग में काम चल रहा है। अलग अलग स्टेज में, कोई रूफ तक पे, किसी में प्लास्टर चल रहा है। और इस पिछले वर्ष क्योंकि आंगनबाड़ी हम सैचुरेट कर चुके हैं, इस वर्ष हमने यह प्लान उठाया है कि जितने भी स्कूल हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो, प्रत्येक स्कूल का एक वर्ष के अंतर्गत आवश्यक मूलभूत अधोसंरचना कंप्लीट किया जा सके। इसके लिए इस वर्ष के कार्य योजना में हमने 165 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सभी स्कूल में, क्योंकि हमारे पास जो फीडबैक है 250 ऐसे स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग या तो जर्जर है या फिर बिल्डिंग के विहीन है या फिर वहाँ पे एडिशनल क्लासरूम्स की जरूरत है। क्योंकि शिक्षा की नीति में अगर हम बात करें तो 1980 से लेकर के आज के 2026 के परिदृश्य में समय समय बदलाव हुए हैं। आप खुद भी महसूस करते होंगे, हमने जो शिक्षा ली है, हमारे बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स में काफी हद तक काफी सारी चीजें हैं जो अधिक जुड़ी हैं। उसके हिसाब से हमको अधोसंरचना का विकास भी करना होगा। इस वर्ष हम इस पे प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं और प्राइमरी स्कूल के हमने जो मॉडल ड्राइंग्स हैं उसमें भी बदलाव किया है, क्योंकि 3 रूम आज की स्थिति में पर्याप्त नहीं है। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में एक तरफ जहाँ 3 क्लासरूम, एक ऑफिस प्लस 2 क्लासरूम जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है, उसके अतिरिक्त किचन सेट की व्यवस्था हो, मिड डे मील के लिए डाइनिंग हॉल हो और बच्चों के लिए एक क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए लर्निंग कॉर्नर की बात हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ड्राइंग्स को चेंज करते हुए नवीन स्वीकृति प्लान इसी मॉडल के आधार पे करेंगे। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में भी जहाँ पे क्लासेस संचालित हैं, बच्चों की संख्या बढ़ गई है, समय के आधार पे बढ़ गई है, उसके लिए उसके अनुपात में नवीन व्यवस्थाएं चालू करेंगे। 2 नवीन स्कूल इस वर्ष पूरा ग्राउंड स्क्रैच से जो मॉडल स्कूल के तौर पे कार्य करेंगे। एक पीएम जनमन स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल शासन से ट्राइबल विभाग के माध्यम से बजट में सम्मिलित हुआ है, उसमें कुछ फंडिंग हम डीएमएफ से भी प्रदान कर रहे हैं ताकि ये मॉडल स्कूल बने। ये मुख्य तौर पे जो हमारे पीबीटी के बच्चे हैं, पहाड़ी कोरबा बच्चे हैं, उनके लिए संचालित होगा। जो स्टेजेस में अभी तक बिल्डिंग नहीं बन पाई थी, उसको भी इस वर्ष के कार्य योजना में लिया है। एक तरफ शिक्षा में जहां ये पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, वहीं दूसरी तरफ जो मैन पावर है
जहाँ पे टीचर्स की वैकेंसी है प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सबको अगर जोड़ें तो लगभग 800 पद ऐसे निकल करके आते हैं जो कि वैकेंट हैं। बिना मैन पावर के ये संभव नहीं है कि शिक्षा की क्वालिटी में इम्प्रूव किया जा सकता है, एक लेवल तक किया जा सकता है। इनके अतिथि शिक्षक पूर्व में भी हम लोगों ने प्रदान किए हैं। इस वर्ष हमने बदलाव ये किया है, जितने भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर उनकी पारदर्शी भर्ती जिला स्तर से कराई जाएगी ताकि सभी जगह गुणवत्तायुक्त शिक्षकों की अवेलेबिलिटी प्रदान की जा सके। कॉलेज के केस में, क्योंकि कॉलेज हमारा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हम इस वर्ष स्कॉलरशिप चालू कर रहे हैं। कोई भी बच्चा जिले का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र से है, जिसमें हमारे 404 पंचायतें आते हैं, अगर कोई भी बच्चा शासकीय या फिर शासन से अनुदान प्राप्त पूरे कंट्री में, चाहे वो IITs हो, NITs हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, लॉ कॉलेजेस हो, उसमें अगर पढ़ाई के लिए जाता है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। उसका संपूर्ण ट्यूशन फीस का वहन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से किया जाएगा। इससे एक तरफ बच्चों को 12th में पढ़ाई में मोटिवेशन मिलेगा ताकि उनके कॉलेज के फीस का, बहुत बच्चे अपना ड्रीम इस चक्कर में छोड़ देते हैं कि हमको तो जो है इसमें फाइनेंशियल इश्यूज है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से हमें भविष्य के लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना उसका उतना ही इम्पोर्टेंट पहलू है। तो इसके लिए स्कॉलरशिप योजना हम इस वर्ष से प्रारंभ करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो कॉलेजेस हैं, क्योंकि कॉलेजेस में मेंटेनेंस के फंड्स की बात, तो आज मेरे ख्याल से एक न्यूज़पेपर ने कवर किया है कि 3 कॉलेजेस के अपने खुद के भवन नहीं है। एक कॉलेज हेस्मा कॉलेज की बिल्डिंग अभी बनी है, तो उसमें बच्चों की संख्या जो है बढ़ोतरी हुई है। कॉलेजेस में भी सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर गैप का हमने एनालिसिस किया है और उसके अनुरूप हम कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस वर्ष डेवलप करने जा रहे हैं। तो हमारा ये वर्ष काफी हद तक शिक्षा के क्षेत्र में सैचुरेशन के स्टेज पे लेकर के आने को होगा। अब शिक्षा से ही मैं थोड़ा आगे चल के बात करता हूँ कौशल विकास। कौशल विकास के अंतर्गत, क्योंकि हमारे यहाँ कंपनियां हैं, कंपनियों में जो मैन पावर लगता है, एक मैन पावर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में जाता है, दूसरा मैन पावर जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसके अंतर्गत जाता है। तो अत्यंत आवश्यक है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ITIs हैं, कौशल विकास के केंद्र हैं, लाइवलीहुड कॉलेज है और उसके साथ में आपका CPET, ये मुख्य तौर पे पावर हब की तरह काम करें अप्रेंटिस उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली इन कॉलेजेस को देखते हैं, मैंने ITI का भी, पॉलिटेक्निक का भी, ITI कटघोरा का, ITI पाली का इनका दौरा किया, तो जो प्रैक्टिकलिटी है, इनकी जो क्षमता है, उसके अनुपात में जो हम मैन पावर प्रोड्यूस करते हैं उसमें गैप्स है। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार सुधार हो रहा है, हम जिस तरह से पूर्व में निर्माण करते थे और आज की तारीख में निर्माण करते हैं उसमें काफी बदलाव है। पहले लेथ मशीन में काम हो जाता था, अब CNC मशीन आ गई। CNC मशीन के बिना मुझे नहीं लगता, बहुत कम इंडस्ट्री हैं जो CNC मशीन के बिना ऑपरेट करती हैं। लेकिन क्या हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में CNC मशीनें हैं? ये गैप है। इस गैप लेकर के, क्योंकि इस वर्ष हमने इसमें ट्राइपार्टाइट पार्टनरशिप के मॉडल को ट्राई करने की कार्ययोजना रखी है। ITIs में जहाँ एक तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पे इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण होगा, दूसरी तरफ इसमें जो कॉर्पोरेट्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपका NTPC हो, SECL हो, अडानी पावर हो या फिर बाल्को हो, सभी के साथ हमने ITI में इनको मैनेजमेंट में रोल दिया है। हम एक पाइपलाइन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जिसमें बच्चा ये चाहे कि उसको पावर सेक्टर में नौकरी करनी है, उसको थर्ड कंपनी में नौकरी करनी है, तो उसके पास ये विकल्प होना चाहिए कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, इतना ITI में पढ़ूंगा, उसके बाद मेरे को नौकरी दी जाएगी 3 साल के ट्रेनिंग के बाद। इसमें मैनेजमेंट कंपनी का पार्टनरशिप होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कंपनी के जो रिक्वायरमेंट हैं उसमें जो सरकार का प्रशासन का अप्रोच है उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट फुल्ली प्लग इन होने चाहिए ताकि ये स्कोप ना बचे कि हमारा मैन पावर ट्रेन नहीं है। पहली बार हमने ऐसे कोर्सेज लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से चालू किए हैं जो कि वास्तविकता में हमारे परिदृश्य में आवश्यक है। कॉमर्शियल ड्राइवर, हो ऑपरेटर, ठीक है, प्रोप्लेन ऑपरेटर, उसके अलावा जो माइनिंग की बड़ी मशीनें हैं उनके ऑपरेटर, उन सभी के कोर्सेज इस वर्ष हमने शासन से बात करके CSSDA जो स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी कार्ययोजना में सम्मिलित की है। ITI कोरबा मुख्य तौर पे इस पूरे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हब की भूमिका निभाएगा जिसके बाकी सारे ITI को होंगे। मुझे ये लगता है कि इस सबके माध्यम से हम हमारा जो अल्टीमेट गोल है 1400 बच्चों को पाइपलाइन के माध्यम से
एक पाइपलाइन एस्टैब्लिश है जिससे 1400 बच्चों को ईयरली रोजगार इसके माध्यम से प्रदान किया जा सके। ये ओवरऑल कैपेसिटी एनालिसिस के आधार पे हम बात करें। स्किल डेवलपमेंट के बाद एक और अभिन्न हिस्सा हमारा होता है खेल के क्षेत्र में विकास। और खेल को लेकर के क्योंकि शासन की भी ये मसा है, भारत को ओलंपिक होस्ट करने का मौका भी जो है अगले 10 वर्ष के ड्यूरेशन में मिल रहा है, तो खेल के लिए बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, पूरे जिले के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। लेकिन अब इस स्तर पे, जिला स्तर पे मेरा ये मानना है कि प्रत्येक खेल ओलंपिक में है या अदरवाइज जिसमें हमारे नेशनल एसोसिएशंस हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जिला स्तर पे एटलीस्ट अवेलेबल होना चाहिए। इसको लेकर के हमने इस साल इसके प्रावधान किए हैं। एक तरफ हम एथलेटिक ट्रैक जो आपका कॉलेज है कोरबा का, उसके अंतर्गत सिंथेटिक एथलेटिक रनिंग ट्रैक बना रहे हैं, साथ ही साथ इंडोर स्टेडियम का प्रावधान कर रहे हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम है, उसके अंतर्गत जो मूलभूत अधोसंरचना है जिसमें डिग्रेडेशन हुआ है उसका अपग्रेडेशन कर रहे हैं। फ्लड लाइट्स की व्यवस्था है, स्टेडियम का सुदृढ़ीकरण है। बच्चों के लिए मेरा ये मानना है स्पोर्ट्स एकेडमी होनी चाहिए और स्पोर्ट्स में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको आप टैलेंट हब के तौर पे जिला स्तर पे रख करके उन बच्चों के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्लस एजुकेशन प्लस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कर सकें। लेकिन हमारे पास वर्तमान स्थिति में, क्योंकि पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी बालक और बालिका क्रीड़ा परिसर की, तो बालक क्रीड़ा परिसर को बजट में स्वीकृति आया है जो वहां से निर्मित हो रहा है। बालिका क्रीड़ा परिसर की हमने जिला स्तर से स्वीकृति की है। ये पूरा इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम का जो परिसर, इसको हम स्पोर्ट्स एकेडमी के तौर पे चलाना चाहते हैं और स्पोर्ट्स एकेडमी में बच्चों को वहाँ रेजिडेंशियल भी रखना चाहते हैं। हॉकी का एक एस्ट्रोटर्फ कोर्ट है वो भी इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में आपको देखने को मिलेगा। क्रिकेट के ग्राउंड में, जहाँ आज के परिदृश्य में ग्राउंड का, बड़े ग्राउंड में प्रोफेशनल मैचेज होते हैं, छोटे ग्राउंड में एक मांग शहरी क्षेत्र में काफी हद तक आ रही है कि हमको बॉक्स क्रिकेट की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बहुत लोग हैं, आप भी दिन भर काम करते हैं, शाम को खेलना चाहते हैं, तो बड़ा मैच खेलने के लायक ना तो समय होता है और ना फिर उतना साथी मिल पाना। कि बॉक्स क्रिकेट के ट्रेडिशनल क्रिकेट के लिए डेडिकेटेड अगर आप 20 ओवर का मैच खेलना चाहते हैं तो 3 से 4 घंटे का समय आपको चाहिए। बॉक्स क्रिकेट इसका एक अल्टरनेट होता है, मांग भी काफी हद तक आती है, तो 4 बॉक्स क्रिकेट के जो है हमने बॉक्स सेटअप करने के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में इस साल निर्णय किया। तो एक क्रीड़ा परिसर प्लस बॉक्स क्रिकेट, पिकबॉल कोर्ट, आपके एग्जिस्टिंग कोर्ट जो है उनका सुदृढ़ीकरण, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, फुटबॉल का जो एरिया है उसको सेटअप करना और स्टेडियम का रिनोवेशन प्लस फ्लड लाइट, ये ओवरऑल पूरे स्टेडियम को एक नई भूमिका देगा। इंडोर कोर्ट का, इंडोर स्टेडियम का सेम उसके प्रियदर्शनी स्टेडियम के अंतर्गत उसका भी इस साल के बजट में प्रावधान किया है, जिससे कि इंडोर स्पोर्ट्स जो है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है या फिर काफी बार आउटडोर स्पोर्ट जैसे बास्केटबॉल, टेनिस, आउटडोर कोर्ट बने हुए हैं, तो बास्केटबॉल बारिश में फिर बंद हो जाता, बच्चे नहीं खेल पाते हैं, उसको इंडोर में फिर संचालित किया जा सके, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इस साल प्रावधान करें। इसके साथ हर विकास खंड में यह प्रयास है कि 2 स्कूल मिनिमम जिनमें की दर्ज संख्या अच्छी है उनमें खेल की सुविधाओं का विकास किया जा सके, ताकि जो हमारे बच्चे फर्स्ट से लेकर के 12th तक पढ़े हैं उसके अंतर्गत उनको निरंतर स्पोर्ट्स की सुविधा मिल सके और उसमें हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा मानना है। साथ ही साथ क्योंकि बात हुई है छात्रावास, हमारा परिदृश्य में, क्योंकि रेजिडेंशियल एजुकेशन, मेरा यह मानना है कि रेजिडेंशियल एजुकेशन बच्चों के शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें कहीं ना कहीं सुधार उपलब्ध कराता है। हमारे पास ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी है, अगर मैं दंतेवाड़ा की बात करूं तो हमारे दंतेवाड़ा में कुल दर्ज संख्या के 65% बच्चे रेजिडेंशियल एजुकेशन प्राप्त करते हैं और दंतेवाड़ा का रिजल्ट पिछले साल स्टेट में टॉप में था, इस साल से 3rd या 4th पोजीशन पे है। रेजिडेंशियल एजुकेशन है, हमारे जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के आश्रम और छात्रावास हैं उनका विकास करना, क्योंकि आज भी कुछ आश्रम छात्रावास ऐसे हैं जो टीन शेड के लिंक्स जो हैं उनके अंतर्गत चल रहे हैं। हमने इनका चिन्हांकन किया, टोटल हमारे पास ऐसे 28 बिल्डिंग्स हैं जो कि टीन शेड के अंतर्गत चल रहे हैं छात्रावासों के अंतर्गत। इन सभी में 10 बिल्डिंग्स को इस वर्ष के फर्स्ट हाफ में, 10 बिल्डिंग्स को हमने सेकेंड हाफ में, डिपेंडिंग ऑन द फंड अवेलेबिलिटी,
इनका भी सैचुरेशन का प्लान अगले 2 वर्ष के अंदर करने का हमारा कार्य योजना है, ताकि छात्रावासों में अधोसंरचना की कमी ना हो। कहीं पे रूम्स कम है, बच्चों की संख्या बढ़ गई है, मांग बढ़ गई है, तो हम बच्चों को एकोमोडेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए भी अब जो भी छात्रावास आगे बढ़ा रहे हैं वो 100 सीटर का जो एस्टिमेट है उसके आधार पे आगे की कार्रवाई इसके अंतर्गत की जाएगी और जो इस साल की कार्य योजना में है। कोचिंग बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ऑलरेडी जिला प्रशासन 10th और 12th के बाद कोचिंग कराता है। जो मैन पावर जिनमें ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर 12th कर लिया है, उनका एक प्रयास होता है कि उनको पीएससी हो, यूपीएससी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, व्यापम के एग्जाम्स हो, अन्य परीक्षाएं हैं जो कॉम्पिटिटिव एसआई भर्ती है, अग्निवीर का भर्ती है, इसको लेकर के उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिले में स्पेस अवेलेबल हो, जिला को कैटर कर सके। बालकों के सहयोग से ऑलरेडी एक कोचिंग लाइवलीहुड कॉलेज में दोनों वर्टिकल के लिए, एक सीजीपीएससी के लिए और उसके साथ एक कोचिंग हमारा बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए संचालित था। हमने इसमें इस साल कैपेसिटी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। पूर्व के वर्षों में दोनों में मिलाकर के 250 स्टूडेंट इन टोटलिटी सारे बैच अगर जोड़ लूंगा तो कोचिंग प्राप्त कर रहे थे, उसको हमने बढ़ाते हुए जो है 500 स्टूडेंट तक इस साल ले जाने का निर्णय लिया। उसके साथ में अग्निवीर की जो कोचिंग है, जो अग्निवीर भर्ती में जाना चाहते हैं उसको चालू कर रहे हैं। कोचिंग में एक एनॉमली जिले में ये निकल के आ रही थी कि कोचिंग के जो इनिशिएटिव्स हैं वो सेंट्रिक होकर के रह गए हैं मुख्य तौर पे डिस्ट्रिक्ट और उसके अराउंड 10 किलोमीटर के रेडियस में, क्योंकि बच्चे जो आते हैं उनको फिर रेजिडेंशियल स्पेस रेंट आउट करना पड़ता है और उनको रेंट आउट करने की वजह से फिर काफी दूरस्थ क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आ नहीं पाते। तो इसको लेकर के हमने 2 हॉस्टल्स भी इसके लिए डेडिकेटेड निर्मित करने का निर्णय लिया है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि इसकी संख्या में और बढ़ोतरी होगी, इसके रिजल्ट्स आने वाले समय में बेहतर होंगे। एक लाइब्रेरी का मांग भी कटघोरा से निरंतर आता था कि कोरबा हेडक्वार्टर में तो जहां एक तरफ एक लाइब्रेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, दूसरा नालंदा परिसर इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में उसके एक पार्ट ऑफ इट में स्वीकृत है, लेकिन उसके साथ ब्लॉक स्तर में जहाँ पे कि हमने 10th 12th के जो बच्चे हैं उनकी 10 संख्या प्लस कॉलेज स्टूडेंट्स की 10 संख्या, जहाँ हमारा 1500 के प्लस होता है, उन सभी में हमने ब्लॉक स्तर पे भी लाइब्रेरी सैंक्शन करने का निर्णय लिया है। इसमें कटघोरा आज की स्थिति में क्वालिफाई होता है तो कटघोरा को हमने प्राथमिकता के लेकर के इस बार लाइब्रेरी इसके अंतर्गत स्वीकृत की है। बाकी के इनिशिएटिव पूर्व से चल रहे थे, आप भली भांति वाकिफ हैं, तो उनमें कोई हमने बदलाव नहीं किया है, वो कंटिन्यू करेंगे चलते हुए। शिक्षा के बाद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आता हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्तमान की स्थिति में अगेन शिक्षा की तरह 2 तरह की समस्याएं हैं। एक अधोसंरचना को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे सब हेल्थ सेंटर ऐसे जो सब हेल्थ सेंटर से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किए गए। सब हेल्थ सेंटर में जहाँ एक तरफ हमारी आवश्यकता जो रहती है वो 2 से 2+1 3 रूम्स का सेटअप था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 4 रूम प्लस 4 रूम ऑन टॉप, उसका सेटअप हमारा निकल करके आता है। तो इस तरह हमने एनालिसिस जब किया, 36 बिल्डिंग ऐसे हैं जिनमें की हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की अधोसंरचना का सेटअप अवेलेबल नहीं है और 7 पीएससी ऐसे हैं जिनका की खुद का बिल्डिंग आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है। ये सभी बिल्डिंग हम इस वर्ष के प्लान में सैंक्शन कर रहे हैं, जिसमें हमको लगभग 14 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसके साथ में स्वास्थ्य में एक काफी बार ये बात निकल के आती है कि अधोसंरचना है लेकिन मैन पावर का कमी है। मैन पावर की कमी में भी जो टॉप क्लास का मैन पावर है उसका कमी है। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो गैप फंडिंग डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से डॉक्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दी जाती है उसका एनालिसिस किया, उसमें जो बेस्ट प्लान दिया जा रहा है उसको लेकर के इस बार मैन पावर की बढ़ोतरी के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। सीएसआर से और डीएमएफ से सीटी स्कैन मशीन, आरआई मशीन ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में है और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया एक ही चल रही है, दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेज में है, तो वो भी मुझे उम्मीद है कि हम 3 से 4 महीने के समय में सेटअप कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो खदान प्रभावित क्षेत्र है जो कि मुख्य तौर पे खनन से प्रभावित है, जिसमें खदान के 10 किलोमीटर का एरिया आता है, उनका कहीं ना कहीं एक बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है खदान क्षेत्र के हिसाब से और डिजीज की वल्नरेबिलिटी के हिसाब से। खदान प्रभावित क्षेत्र के लिए विशेष तौर पे, क्योंकि शहर में आपने मोबाइल मेडिकल यूनिट का एक्सपीरियंस देखा है, वो पहुंच पाता है,
खदान प्रभावित क्षेत्र के PSCs के लिए हमने 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट सारे क्षेत्र को जोड़ के, क्योंकि ऑलरेडी PPG क्षेत्र में PM जनमन के माध्यम से चल रहे हैं, शहरी क्षेत्र में अर्बन डिपार्टमेंट के माध्यम से चल रहे हैं, लेकिन खदान प्रभावित क्षेत्र के लिए हमने MME का प्रावधान इस वर्ष की कार्य योजना में किया है, जो कि संपूर्ण सुविधाओं से लैस हो, यहाँ तक कि मोबाइल एक्सरे तक की सुविधा उसमें उपलब्ध रहेगी, डायग्नोस्टिक्स भी उसके अंतर्गत रहेंगे, दवाई भी उसमें निःशुल्क मिलेगा और ये गांव-गांव घर-घर जाकर के वहीं पे ट्रीटमेंट उपलब्ध करा पाएगा। तो उनका जो शिक्षा और स्वास्थ्य की अवेलेबिलिटी को लेकर के कंसर्न रहता है, उसको एड्रेस किए जाने का इस बार प्रयास है। माइनिंग से जो लोग अफेक्टेड हैं, उनका डिजीज प्रोफाइल अगर देखें, कहीं ना कहीं ट्यूबरकुलोसिस के प्रति, सिलिकोसिस के प्रति उनकी वल्नरेबिलिटी रहती है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग के साथ इस साल टाई अप किया है ताकि उस डिजीज प्रोफाइल को अफेक्ट किया जा सके, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको आयुष्मान भारत प्रोग्राम के बाहर, क्योंकि जिला न्यास इसकी व्यवस्था प्रोवाइड करता है कि आप माइनिंग अफेक्टेड फैमिलीज, जो डिस्प्लेस्ड फैमिलीज हैं, उनके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था कर सकें। हेल्थ इंश्योरेंस में जहां आयुष्मान भारत एक तरफ एक अच्छा आपको इलाज का 5 लाख रुपए का सेटअप प्रोवाइड करता है, लेकिन ओवर एंड अबव दैट हम इस बार जो माइनिंग की डिस्प्लेस्ड फैमिलीज हैं, उनकी डिजीज वल्नरेबिलिटी को घटाने के लिए, उनको निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए खनिज न्यास से हेल्थ इंश्योरेंस इन फैमिलीज के लिए ऑफर करने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे माध्यम से प्रयास किया जाएगा। हेल्थ में एम्बुलेंस को लेकर के बात बार बार आती है कि एम्बुलेंस की कमी है। इस साल 13 एम्बुलेंस ऑलरेडी हमारा जो नेशनल एम्बुलेंस सर्विस है, उसके माध्यम से 13 एम्बुलेंस जे के विभिन्न अस्पतालों में डिप्लॉय हुई है। जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, उनके लिए भी एम्बुलेंसेज डिप्लॉय हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी गैप्स निकल करके आते हैं। इसमें लगातार जनप्रतिनिधि के माध्यम से, आप लोगों के सुझावों के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से बात निकल के आती है कि एम्बुलेंस की जो सुविधाएं हैं, उनमें विस्तार होना चाहिए। हमने निर्णय लिया है कि इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रणाली है 108 की, उसके अंतर्गत 13 एम्बुलेंसेज हैं, उन्हीं संख्या की बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि 108 राज्य शासन से संचालित है। हमने राज्य से एडिशनल 7 एम्बुलेंसेज मांगी हैं, जिसका की जो वित्तीय भार आएगा वो जिला स्तर से पे ऑफ किया जाएगा। इससे 2 चीजें सॉल्व होंगी। एक तरफ ये बात आती है कि एम्बुलेंस तो है, ड्राइवर नहीं है, तेल नहीं है, ठीक है, काफी बार ये शिकायत आती है, और एक सिंगल प्रणाली में सारी एम्बुलेंसेज दर्ज होंगी। अस्पताल के विकल्प पे है, ये उसके विकल्प पे, ये सब चीजें बंद होंगी। एक सिंगल प्रणाली पे सभी को एम्बुलेंसेज की सर्विसेज उपलब्ध हो पाएंगी। ये स्वास्थ्य को लेकर के हमारे जो आने वाले समय में प्लान्स उसको लेकर के था। पेयजल आपूर्ति में एक तरफ, क्योंकि पेयजल को लेकर के जिले की समस्याएं और जिले की मांग थोड़ी डिफरेंट है। नगरीय निकाय में पिछले वर्ष हमने 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी कोरबा नगर निगम को, जिसमें कि अर्बन एरिया के जो बेल्ट हैं, जिनमें की पानी की पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं पहुंची है, उन सभी में पाइप्ड वाटर सप्लाई का प्रावधान किया जाए। तो नगर निगम टेंडर करके इम्प्लीमेंट कर रहा है और मेरे ख्याल से वर्क ऑर्डर के स्टेज पे है, तो उसका काम शुरू होगा। इस साल इसमें हमें अप्रोच सिमिलर रखा है। जितने भी नगरीय निकाय में जो टैंकर एक बड़ी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम मतलब टैंकर व्यवस्था पे हमको जाना पड़ता है इमरजेंसी सॉल्यूशंस के लिए, लेकिन जहाँ पे पेयजल की व्यवस्था अर्बन एरिया में खास करके बोरवेल चल रही है, बोरवेल बेस्ड पेयजल व्यवस्था लॉन्ग रन में जो है वो इशू आएगा ही। उन सभी को, सभी नगरीय निकाय में उन सभी को हमने सरफेस वाटर पे मूव करने का निर्णय लिया है, और उसके लिए आवश्यक जो DPR बना करके स्वीकृति देना वो प्रदान करना शुरू किया है। कटघोरा में 245 गांव का कटघोरा बोड़ी उपरोड़ा के इसमें का प्राथमिकता से है, जो कि एतमा नगर में हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, उसके माध्यम से पानी सप्लाई होना है। उनका 60% वर्क हुआ है, JJM 2.0 की स्वीकृति ली है, तो उसके माध्यम से उस वर्क को कंप्लीट करना है। इसके अतिरिक्त जहाँ पे कमी रह जाती है, चाहे बोर बेस्ड व्यवस्था की हो, सोलर डुअल पंप्स की व्यवस्था की हो, उसको लेकर के प्रावधान किए हैं। जिन गाँव में जल जीवन मिशन में SPS सिंगल फेज स्कीम सैंक्शन हुई थी और ग्राउंड वाटर फिश थी, पर उनके साथ में सरफेस वाटर के अगर सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसको सरफेस वाटर में मूव करने का इस साल के प्लान में हम कर रहे हैं, ताकि ग्राउंड वाटर का जो खनन है वो मिनिमाइज कर सके। इसके अतिरिक्त जो माइनिंग प्रभावित एरिया हैं, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है या कम है, जहाँ पे कंपनियां टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति करती हैं, उनकी व्यवस्था को लेकर के हमने पर टैंकर हाउस
हाउस होल्ड्स का फिक्सेशन किया कि एक टैंकर से इतने हाउस होल्ड्स को आपूर्ति की जा सकेगी और उसके अनुरूप कंपनियां उसकी पेयजल की जो अधोसंरचना है सप्लाई की उसमें वृद्धि कर रही है। वृद्धजन कल्याण पे शासन की महती प्राथमिकता है और घंटाघर चौराहे के पास एक सियान सन का निर्माण अभी चल रहा है। आप अगर वहां से गुजर रहे हैं तो उसको देख सकेंगे। इसके साथ दिव्यांग बच्चे जो हैं जिले में उनको लेकर के भी हमारा एक प्रयास है कि दिव्यांग बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं इक्विपमेंट की उनको पूर्ण किया जा सके। आने वाले 4 महीने के समय में इसमें हम शुरू 2 महीना बारिश के पहले यूटिलाइज, 1.5 महीना बचा है उसको बारिश से पहले यूटिलाइज करना चाहते हैं। बारिश के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो बच्चे हैं जो कि दिव्यांग श्रेणी में बच्चे हैं या फिर उनके अलावा युवा हैं, बुजुर्ग हैं जिनके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सर्वे करके चिन्हांकित किया गया और इनका ब्लॉक स्तरीय कैंप का आयोजन होगा जिससे कि सभी की इनकी जो आपूर्ति है इक्विपमेंट्स की वो पूर्ण की जा सके। मोटराइज ट्राईसाइकिल के बहुत सारे केसेज हैं, जनदर्शन में भी आते हैं, आपके साथ भी काफी बार लोग आते हैं, मेरे से 50 साथी मिलने आते हैं तो उनके साथ कहते हैं कि साहब हमको जो है हमारा ट्राईसाइकिल खराब हो गया तो बदलवा दीजिए, करवा दीजिए या फिर हमारा नहीं है नया दिलवा दीजिए। इसको लेकर और जो कृत्रिम को लेकर के जैव फूड के माध्यम से व्यवस्था होती है उसके लेकर के हम जिला स्तरीय कैंप का आयोजन अगले महीने में करने जा रहे हैं ताकि जिनके पास कृत्रिम अन्न की व्यवस्था नहीं है, जिनको आवश्यकता है तो वो सभी हम फुल्ली फंड करके इसको कराएंगे। कृषि, पशुपालन और रेशम, हॉर्टिकल्चर चारों की शासन भारत सरकार के स्तर से कोरबा जिला पीएम धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत चयनित हुआ है। ये 100 जिले चयनित हुए हैं पूरे देश के अंतर्गत से और इसमें प्रयास ये है कि कृषि के अंतर्गत आधारभूत बदलाव किए जाए और प्रोडक्टिविटी को एक तरफ बढ़ाया जाए। प्रोडक्टिविटी के साथ साथ इरिगेशन एरिया है उसके अंतर्गत वृद्धि की जाए, इरिगेटेड पोटेंशियल में वृद्धि की जाए, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस जो है वो एस्टैब्लिश किए जाए, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन हो सके, इसको लेकर प्रयास है। हमने निर्णय किया है इस बार क्योंकि जे का जो इरिगेटेड एरिया है वो 13% के आसपास है, 13% एरिया में ही रबी के क्षेत्र में खेती हो पाती है। प्रयास ये है कि जो वाटर स्ट्रीम्स हैं, स्टॉप डैम्स पहले भी बनते आए हैं, स्टॉप डैम्स के साथ साथ बड़े जो बांध हैं जिनसे कि लोकल सप्लाई हो सके, आसपास का 250 से 300 हेक्टेयर जो एरिया है वो हम उससे सिंचित कर सकें। इस तरह से पूरे जो जल के स्रोत हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनका WRD डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने सर्वे कराया था। 12 ऐसे फिजिबल स्पॉट हमको मिले हैं जिसके अंतर्गत हम बांध या फिर डैम्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको टेकअप कर सकते हैं, जिसको हम इस वर्ष की कार्य योजना में टेकअप करें। मैं इनफैक्ट इस कॉन्फ्रेंस के बाद 3-4 स्पॉट उसी में से देखने जा रहा हूँ, फिजिबिलिटी कितनी है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है। तो इससे एक तरफ जो हमारा इरिगेशन का इरिगेटेड लैंड पोटेंशियल है उसमें वृद्धि होगी, दूसरी तरफ जो हॉर्टिकल्चर है क्योंकि हॉर्टिकल्चर का हमारे वेदर पैटर्न को देखते हुए बहुत अच्छी संभावना है। हॉर्टिकल्चर में हम मसाला क्लस्टर हो, सब्जी बाड़ी के क्लस्टर्स हों, फ्रूट क्लस्टर्स हों, अमरूद है, आम है, अच्छी पॉसिबिलिटी केला है, डिस्ट्रिक्ट में पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। मैंने कुछ गांव भी देखे थे बरपाली के आसपास जिसमें करतला ब्लॉक के गांव थे, कोरबा ब्लॉक के गांव थे जहाँ पे अच्छा हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा है। तो उसके लिए तो आवश्यक अधोसंरचना का उनको और इनपुट सब्सिडीज का प्रावधान लगेगा वो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से उपलब्ध कराएंगे। सिंचाई को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये आवश्यक है कि एक तो रात्रि के समय जो हमारे रोड्स हैं वो इल्यूमिनेटेड होने चाहिए, डार्क स्पेसेस मिनिमम होने चाहिए पूरे शहर का, और जो मेजर रोड्स हैं उनका हमने सर्वे किया। एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात आवश्यक है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो लाइट्स इल्यूमिनेशन है डार्क स्पेसेस का हाईवे पे हमने सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से और साथ के साथ आम जन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इसको आइडेंटिफाई किया है। इस बार इल्यूमिनेशन के प्रोजेक्ट, रोड इल्यूमिनेशन के प्रोजेक्ट लार्ज स्केल पे हैं। शहर में जितने भी मेजर रोड थे, जो 2 लेन रोड है उससे ऊपर के जिसमें कि इल्यूमिनेशन नहीं था अभी तक,
गोपालपुर तक लाइट लगाने की मांग काफी बार आपने उठाई है कि रात में अंधेरा रहता है, दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता है, हमको आम जन को समस्या हुई है। उसको भी सैंक्शन किया, मेजर रोड के इल्यूमिनेशन और जितने रोड अब हम गोइंग फर्दर सैंक्शन कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, उन सभी को स्ट्रीट लाइट के साथ ही सैंक्शन कर रहे हैं। जितने घुमावदार मोड़ हैं, अंधे मोड़ हैं, वहाँ पे भी लाइट लगाने का निर्णय हमने सड़क सुरक्षा के अंतर्गत लिया है। एक मेजर जो प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से अटका हुआ था, जिसकी वजह से दो समस्याएं हमको निर्मित हुई थी। उर्गा से कटोरा जो हाईवे बनना था, उसका प्रोजेक्ट काफी समय से हमारा लंबित था, पेंडिंग था, क्योंकि वो माइनिंग एरिया से पास करता था, खदान क्षेत्र से पास करता था, तो इसकी वजह से काम कुछ हुआ, उसके बाद काम रुक गया था। फाइनली सभी विभागों से एनओसी होकर के प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड को अप्रूवल के लिए चला गया। शीघ्र ही उसकी स्वीकृति भी हमें आने वाले 10 से 15 में अपेक्षित है। इससे दो चीजों में बदलाव आएगा। जो खसरे हमारे रोड प्रोजेक्ट में अफेक्टेड हैं, क्योंकि अलाइनमेंट ऑलरेडी फाइनल हो चुका है, जो खसरे अफेक्टेड हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी को अनफ्रीज किया जाएगा। तो खरीदी बिक्री के इश्यूज हैं, लगातार बताती है कि इतने गांव में हमने खरीदी बिक्री रोक रखी है, और इसको लेकर के समझिए कि अलाइनमेंट फाइनल होता है, उसका सर्वे हम अगले 1 महीने में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसको अनफ्रीज कर दिया जाएगा। ये एक और विषय है जिससे मुझे अपनी बात रखनी थी। शहर को लेकर आपकी प्राथमिकता है? कोरबा शहर में देखिए, सर्वप्रथम हमारी जो प्राथमिकताएं है, कोरबा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये उद्देश्य होना चाहिए जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले और बिना किसी हैसल के मिले। आधारभूत सुविधाओं में अगर मॉर्निंग से बात करूं तो स्वच्छता से बात शुरू होती है। सबसे पहले स्वच्छ होना चाहिए और मॉर्निंग में गार्डन स्पेसेस अवेलेबल होने चाहिए, ताकि मॉर्निंग में लोगों को जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहते हैं या फिर पार्क में जाना चाहते हैं, उसमें उनको सुविधा उपलब्ध हो सके। हमने जनवरी के महीने से ही ये प्रयास चालू कर दिया है कि जो हमारा वेस्ट कलेक्शन है और वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन है, वेस्ट ट्रीटमेंट है, इसको इंटीग्रेटेड मॉडल पे, जैसा रायपुर और बिलासपुर में संचालित इंटीग्रेटेड मॉडल पे लाया जाए। उसके साथ में रोड स्वीपिंग, रोड की मैकेनिकल स्वीपिंग, मैनुअल स्वीपिंग, ये भी इंटीग्रेटेड मॉडल। भी शहर अब धीरे धीरे बड़ा हो गया है, नगर निगम का एरिया भी काफी बड़ा है। 5 लाख के आसपास हमारे पास 5.5 लाख की जनसंख्या हमारे पास शहर के अंतर्गत निवास करती है। इस पूरे मॉडल को इंटीग्रेटेड मॉडल पे भेज करके हमने तो यहाँ से प्लान बना के भेज दिया, फंड्स भी हमने आरक्षित कर दिए हैं, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 50 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है। तो ये शासन स्तर पे जो पीपीपी कमेटी उसके अंतर्गत ये लंबित है। इसमें जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, अभी हम नगर निगम खुद वेस्ट ट्रीटमेंट का काम करता है। वेस्ट ट्रीटमेंट की जो पूरी व्यवस्था है प्रोफेशनल एजेंसी को आउटसोर्स की जाएगी, जिससे कि प्रोफेशनल एजेंसी जितना वेस्ट आता है उसको ट्रांसफर स्टेशन से ट्रांसफर करके WTP में ले जाए। इसके लिए बरसपुर में जमीन आरक्षित है ऑलरेडी। जो एग्जिस्टिंग जितने सेटअप है नगर निगम के वेस्ट से रिलेटेड, वो सभी हमारा इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जो थर्ड पार्टी है उसके को ट्रांसफर हो जाएंगे। रोड्स में मैंने ऑलरेडी चर्चा की, हम ये प्रयास कर रहे हैं इस साल यथासंभव जितना डिकंजेशन हम कर सकें शहर में, उसके लिए बाईपास रोड का निर्माण हो। 5-6 रोड का मैं ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। बालको का रोड हो, दर्री बरमपुर का रोड हो, इमली छापर का रोड हो, इसके अतिरिक्त में आपका कोसाबाड़ी से रिजी तक की सड़क हो। एक और इसमें प्रयास सीतामढ़ी से उर्गा तक का जो रोड है उसको भी, क्योंकि वो 2 लेन रोड है और जर्जर स्थिति में है, उसमें जो फंड है लगभग 200 करोड़ से ऊपर की लागत, 193 करोड़ के आसपास उसका एस्टिमेट बना है। इसको भी हमारा प्रयास है कि इसको भी 4 लेन किया जाए, ताकि इसमें जो ट्रैफिक है और ये ट्रैफिक को जो कॉमर्शियल ट्रैफिक है, डोमेस्टिक ट्रैफिक है, इन दोनों को बाइफरकेट करने की योजना है। इसकी फंडिंग SCCL से अपेक्षित, हमने SCCL को प्रपोजल बना के भेजा है। और पूर्व में भी हमारे पास 2 से 3 एग्जाम्पल हैं जिसमें कॉर्पोरेट ने इसके कंपनियों के माध्यम से रोड डेवलपमेंट हुए, इसको परस्यू कर रहे हैं। इसकी स्वीकृति आएगी तो इसको भी हम प्लान आउट करेंगे। अंडरग्राउंड बिजली पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। स्ट्रीट लाइट्स में ये हमारा इस बार प्रयास है, कोई 2 लेन रोड, ठीक है, कॉलोनी के अंदर की जो सड़कें हैं नगर निगम जो कॉलोनी के अंदर की सड़कों पे स्ट्रीट लाइट वो नगर निगम अपने फंड से कर रहा है। बाकी जितनी 2 लेन और 4 लेन रोड्स हैं उनमें जहाँ भी स्ट्रीट लाइट बीन है, इसको हम दिसंबर से पहले कंप्लीट कर देंगे। कोई भी स्ट्रेस शहर का जो कि आपका 2 लेन और 4 लेन रोड है वो स्ट्रीट लाइट के बिना नहीं होगा।
जहाँ पे भी ऐसा है कि स्ट्रीट लाइट लगी है लेकिन उजाला नहीं हो रहा है, वॉटेज के इश्यूज हैं, 70 वाट लगा है, 120 वाट की जरूरत है, 150 वाट की जरूरत है, तो उसका अपग्रेडेशन भी हमने इस बार के प्लान में टेकअप किया है। इसके अतिरिक्त पूरे शहर के जितने सड़कें हैं उनका मरम्मत, उनका जहाँ पे, क्योंकि ये ऑनगोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। शहर में क्योंकि ट्रैफिक इतना हैवी है, एक एक सड़क का टेंडर कर पाना उसमें समय लगता है, तो इससे अच्छा है कि हमने सारी सड़कों को एक साथ लेकर के उनका एक संयुक्त बजट आवंटित कर दिया, वो कंटिन्यूअस वर्क है जो चलता रहेगा। प्लान ये भी है कि जो मेजर ट्रैफिक के रोड हैं वो सभी सीसी रोड बने, क्योंकि बीटी रोड में बार बार फिर रिपेयर के कंपोनेंट में एडिशनल फंड की आवश्यकता पड़ती है, उसको करके ये मुख्य तौर पे शहरी क्षेत्र के लिए था। 2 मेजर और शासन की तरफ से जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं, मैंने शासन TR के कार्यक्रम में भी इस पर चर्चा की थी। जो हमारे CSC सेंटर्स हैं, CSC सेंटर्स चॉइस सेवा केंद्र जो हैं, उनमें पूर्व में हम लोग 70 से 80 सेवाएं प्रदान करते थे, जिसमें कि मुख्य तौर पे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड के एप्लीकेशन यहीं तक सीमित हो जाता था। मेजर एप्लीकेशन इन्हीं से संबंधित हमको चॉइस सेंटर के माध्यम से मिलते थे। आज की स्थिति में शासन ने ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 लॉन्च किया है, जिसमें 435 सेवाएं ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के माध्यम से उपलब्ध होंगी। इसमें जो भी विभाग की पब्लिक इंटरफेस की सेवाएं थी, आपको बिजली बिल नया कनेक्शन चाहिए, आपको ट्रांसफार्मर लगवाना है, आपको किसी विभाग से NOC चाहिए, आपको किसी विभाग से विभाग पंजीयन कराना है, आपको नगर निगम स्वच्छता के जो है काम है, आपको मास का लाइसेंस लेना है, सारी सेवाएं जो कि सिटीजन ओरिएंटेड थी, जिसमें कि आम जन भागीदार है, इन सभी सेवाओं को हमने ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के माध्यम से 435 सेवाएं हैं, ये पूरा चॉइस सेंटर के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। इन सभी सेवाओं का समय सीमा, समय लिमिट फिक्स किया गया, 30 डेज, 15 डेज, 7 डेज, डिपेंडिंग ऑन द केस। अब इसमें बदलाव के तौर पे ये होगा कि जो आंकड़े हैं आवेदन के, अब वो पारदर्शी हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास कितने आवेदन आए राशन कार्ड के, अपने पंचायत में दिया, पूर्व में ये होता कि हमने पंचायत में दिया, वो कहेंगे ब्लॉक ऑफिस जाएगा, ब्लॉक ऑफिस बोलेगा फूड ऑफिस में जाएगा, और ये चलता रहता है। काफी बार इसमें सर्विस में लैप्सेज होते हैं एग्जिस्टिंग सेटअप में। तो डिजिटाइजेशन के बाद, ये डिस्ट्रिक्ट 2.0 के बाद एग्जैक्टली इसको ट्रैक करके अकाउंटेबिलिटी इसमें आएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि सिटीजन्स को सेवाएं जो मिलेंगी वो आसान हो सकेंगी और सीधा चॉइस सेंटर में जाके अप्लाई कर सकेंगे। ये हमारा इसके अंतर्गत प्रयास है। दूसरा, शीघ्र ही आप सबको मालूम है CM हेल्पलाइन लॉन्च होने वाला है, जिसमें कोई भी सिटीजन नंबर डायल करके सीधे अपनी कंप्लेन WhatsApp के माध्यम से दे सकता है, अपनी कंप्लेन फोन के माध्यम से भी दर्ज करा सकता है, और उसका निराकरण करने के लिए सभी फील्ड ऑफिसर बाध्य होंगे। उसके लिए जिले में आवश्यक तैयारियां चल रही हैं, मैनुअल ऑलरेडी आ चुके हैं, सभी की ट्रेनिंग उसमें कंडक्ट कराई जा चुकी है, और आने वाले समय में उसमें अच्छा काम देखने को मिलेगा। ये ब्रॉड पॉइंट्स थे जो मेरे माइंड में थे, जो मुझे रखने थे हमारे प्लान को लेकर के, चीज़ को लेकर के, उसको मैंने आप सबके समक्ष रखा है। और आज मैं आपका मेहमान हूँ, ठीक है, आमतौर पर आप मेरे मेहमान होते हैं, आज मैं आपका मेहमान हूँ, तो आपकी जो बातें होंगी, किसी चीज़ में आपको कुछ जानकारी चाहिए